हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, सेमी रिजिड पेमेंट, कंपोजिट पेमेंट और डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमने डिज़ाइन पैरामीटर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, लीगल एक्सेल लोड और स्ट्रेस एट एनी डेप्थ, राइट, रिजिडिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्लिओड थ्योरम के बारे में डिस्कस किया। अब हम उसी में एक नेक्स्ट जो हम लोग डिज़ाइन पैरामीटर है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन है, और इससे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनता है और इम्पोर्टेंट भी है हमारा डिज़ाइन पैरामीटर जब फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं, उसका हमारा ESWL। ESWL मतलब इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, राइट, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर डुअल व्हील असेंबली। अच्छा, ओवरऑल इसमें होता क्या है कि जो हमारा सिंगल जो व्हील असेंबली होता है, उसमें जो स्ट्रेस जो होता है डेवलप्ड होता है किसी भी डेप्थ पे, पेमेंट की किसी भी डेप्थ पे, वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अगर हमारा डुअल व्हील असेंबली है तो वो भी हमारा जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। हम लोग उसको इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। तो हम देखते हैं उसको कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट। तो देखिए कि इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर डुअल व्हील असेंबली के लिए। तो ये क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द लोड ऑन सिंगल टायर विच विल काज इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर्स सच एज स्ट्रेस, स्ट्रेन अथवा डिफ्लेक्शन एट द गिवन लोकेशन। तो क्या बोल रहा है कि ये डिफाइन नहीं करता है कि जो हमारा सिंगल टायर होता है, जो हमारा सिंगल टायर होता है वो हमारा जो भी हमारा इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड या स्ट्रेस, स्ट्रेन या डिफ्लेक्शन देता है किसी भी लोकेशन पे, सेम वही हमारा जब डुअल व्हील असेंबली होता है, सिंगल टायर की जगह जब हमारा डुअल टायर होता है तो वो भी हमारा सेम लोकेशन पे ही हमारा स्ट्रेस को डेवलप्ड करता है। ऐसा नहीं कि हमारा डिफरेंट करता है। देखिए कि टू दैट रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल व्हील लोड एट सेम लोकेशन। तो मतलब जो हमारा सिंगल टायर है, जो हमारा सिंगल टायर का जो हमारा इक्विवेलेंट जो हमारा पैरामीटर है, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन हो गया, राइट, या डिफ्लेक्शन हो गया हमारा, वो जो हमारा जिस लोकेशन पे हमारा सिंगल टायर का लोकेट करता है, सेम हमारा रिजल्ट देता है मल्टीपल व्हील लोड एट सेम लोकेशन पे। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको कैसे एज कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, डुअल व्हील है, मतलब एक सिंगल टायर का हो गया, सिंगल टायर का, और ये हमारा क्या है, डुअल टायर हो गया। आपको बता चुका हूँ कि आपके जो ट्रक होते हैं वो सिंगल एक्सल के भी होते हैं, सिंगल व्हील के हमारे होते हैं, और डबल एक्सल के होते हैं। तो उसको हम लोग डुअल व्हील असेंबली बोलते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा मान लीजिए ट्रक का डुअल व्हील असेंबली जो है, जो ट्रक के जो हमारे टायर हो डुअल व्हील असेंबली के हैं, तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए सिंगल, क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ऐसे हम इसको कैसे, उसका जो हम लोग लोड का जो हम लोग करता है, स्ट्रेस डेवलप करता है किसी भी डब्बे, उसको हम लोग कैसे कंसिडर करके चलते हैं, उसको हम लोग मानते हैं। और उसके बारे में डिस्कस करते हैं को एक्ट भी हमारा करता है कैसे, सिंगल व्हील लोड की तरह। उसको कैसे डिस्कस करते हैं, तो वही देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ESWS है, मतलब इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ये सिंगल व्हील लोड का जैसे आपको डायग्राम दिखाया गया है, किसी भी जेड डेप्थ पर जो हमारा स्ट्रेस हो रहा है, वही हम यहाँ पे देखते हैं डुअल व्हील असेंबली के सिस्टम को। तो डुअल व्हील असेंबली में आपका ये दो हमारा व्हील असेंबली, मतलब आपको जो ट्रक होते हैं, ट्रक में जिसमें डुअल व्हील असेंबली होता है टायर में, तो उसका डुअल व्हील असेंबली में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो व्हील हमारे हो गए यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल व्हील लोड में ये हमारे दो व्हील है, दोनों व्हील के अलग अलग लोड होंगे। इस व्हील का लोड हमारा P मानते हैं, ये हमारा लोड कितना कर रहा है, P। सेम इस व्हील का भी लोड हम लोग क्या मान रहे हैं, P मान रहे हैं। तो डुअल व्हील हमारा लोड हो गया, राइट। तो लोड तो हमारा दोनों का क्या होगा, P लोड है, ठीक है। और जो दोनों टायर के बीच में सेंटर से सेंटर स्पेसिंग होगी, उसको हम लोग S मानते हैं। तो दोनों टायर के बीच की स्पेसिंग होगी कहाँ से सेंटर की जो स्पेसिंग होती है उसको हम लोग S कंसिडर करके चलते हैं, राइट। और जो दोनों टायर के बीच का गैप होता है, जो हमारे दोनों टायर के बीच क्या है, गैप है, उसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट टायर हो गया,
और ये हमारा सेकंड टायर हो गया, और ये हमारा जो ओवरऑल है वो है हमारा डुअल व्हील असेंबली है, राइट। तो जो सेंटर डिस्टेंस है उसको हम लोग एस मान के चलते हैं, और जो हमारा दोनों टायर के बीच का जो गैप होता है इसको स्मॉल डी से मानते हैं, राइट। और वही सेम किसी भी डेप्थ जेड पे, जेड डेप्थ मान के चलते हैं, जेड डेप्थ है, वो जेड डेप्थ पे हमारा स्ट्रेस कितना है, सिग्मा जेड है। सेम अगर बात करते हैं सिंगल टायर में भी हमारा जो लोकेशन होता है स्ट्रेस का, वो हमारा सेम लोकेशन पे होता है। जो हमारा डुअल व्हील असेंबली है वहाँ पे जो स्ट्रेस हो रहा है, जेड डेप्थ पे जो स्ट्रेस हो रहा है, उसी सेम सिंगल व्हील में भी हमारा क्या होता है, सेम जेड डेप्थ पे सेम स्ट्रेस। तो लेकिन हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग डुअल व्हील असेंबली को, तभी तो हमारा इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड बोल रहे हैं उसको। देखिए कैसे, तो आपको बता दिए एस क्या है, दोनों टायर के बीच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और आपका जो स्मॉल डी है वो है आपका दोनों टायर के बीच का जो गैप है, और जो पी है वो आपका लोड है, राइट। और जो आपको पता है कि जो भी जब पेमेंट में जो हमारा व्हील का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्या आता है 45 डिग्री एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। ऐसे बोल सकते हैं इसको ट्रेपेजॉइडल शेप में हमारा जो भी लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा कैसे होता है पेमेंट में ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है, राइट। तो ये हमारा जो एंगल हो गया हमारा क्या हो गया 45 डिग्री के एंगल पे हमारा लोड का क्या आता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये एंगल कितना 45 मेंशन है, राइट। अब आपको बात समझनी, जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वाली बात बताना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए एस क्या है। एस है दोनों व्हील के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और जो डी है वो दोनों टायर के बीच का गैप है, दोनों व्हील के बीच का गैप हो गया है, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, राइट। अब जो डेप्थ है डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, राइट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि हमें जो डिफरेंट डेप्थ पे जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है वो कितना होगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग D/2 डेप्थ पे बात करते हैं, कहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, कोई एग्जाम्पल में जो आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप न्यूमेरिकल डील कर पाएंगे। तो अगर आप पेमेंट के D/2 डेप्थ पे बात करते हैं तो उस समय जो आपका इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड होता है वो किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है, राइट। तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि D/2 डेप्थ पे तो यहाँ पे D क्या है, तो D आपका क्या था, D आपका था कि दोनों टायर के बीच में जो गैप होता है डिस्टेंस बिटवीन बोथ व्हील, उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, राइट। तो जो दोनों टायर के बीच का जो गैप है स्मॉल डी से, उसकी डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस है D/2 डिस्टेंस पे अगर हम लोग स्ट्रेस इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की बात करें तो किसके इक्वल होता है, हमारा P के इक्वल होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो 2s से अगर हमारा ग्रेटर देन है, अगर 2s क्या हो गया, जो दोनों के बीच की स्पेसिंग की जो डिस्टेंस थी, तो इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थी, उसका अगर डबल कर दिया जाए और उस डबल डेप्थ पे भी हम अगर बात करते हैं ESWL की, तो ESWL हमारा कितना ऑलवेज होता है 2P होता है, राइट। और लेकिन अगर हमारा D/2 से ज़्यादा और 2s से कम की बात करेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए भी हमारा होता है, उसको हम लोग बायोग्राफिकली डील करते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा। ऑब्जर्वेशन हमारा है कि पहला पॉइंट है कि अप टू डेप्थ D/2, तो उस समय आपका ESWL कितना होता है दोस्तों, P होता है। अप टू डेप्थ D/2 का मतलब अगर हमारा इस D/2 डेप्थ के अंदर स्ट्रेस की बात करते हैं तो उस समय हमारा जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड होता है वो P होता है। मतलब इसका एग्जांपल के लिए समझो, मान लीजिए आपकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 20 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए, और आपका जो स्मॉल डी है, जो दोनों टायर के बीच का गैप है कितना 10 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल के लिए आपको सुनाता हूँ कि दोनों टायर के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है आपकी 20 सेंटीमीटर, और आपको इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फाइंड आउट करने के लिए बोला, और अगर बोलता है किस डेप्थ पे, तो आपको बोलता है 5 सेंटीमीटर पे निकालिए। तो आपको जो कैपिटल डी है कितना है, कैपिटल डी कितना है आपका, कैपिटल डी है आपका 10 सेंटीमीटर, और आपको बोला है 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे आप इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालिए। तो 5 सेंटीमीटर कितना होगा, D/2 का हाफ ही होगा। तो उस समय आपका इक्विवेलेंट सिंगल व्हील कितना कहलाएगा, P के इक्वल होगा, राइट। लेकिन अगर बात करता है, बोलता है कि आप क्या करिए कि पेमेंट के 2s डेप्थ पर आप इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड बताइए। तो s की वैल्यू कितनी थी आपकी 20 सेंटीमीटर। 2s का मतलब बोल दिया, तो 2s का मतलब हो गया कि अप टू 2s का मतलब क्या हो गया कि आपकी 2s हमारा यहाँ पे हो गया कि 2s यहाँ
2s से आगे का मतलब 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा पेमेंट की डेप्थ की बात करें तो उस समय आपका इक्विवेलेंट सिंगल बिट क्या होगा, 2p के बराबर होगा। लेकिन अगर t/2 और 2s के बीच पे कहीं भी अगर वो आपको इक्विवेलेंट सिंगल बिट लोड निकालने के लिए बोल दिया तो उस केस में आपको बाय ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको समझ में हो गया। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में क्या देखा कि अप टू अगर डेप्थ d/2 पे अगर डिस्कस कर बोलता है आपको इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालने के लिए तो वो किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है। अगर बियॉन्ड डेप्थ 2s, बियॉन्ड डेप्थ 2s मतलब 2s से ज़्यादा डेप्थ की बात करता है, मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर है और आपको बोलता है कि 45 सेंटीमीटर डेप्थ पे निकालिए तो क्या हो गया, 20 का दो गुना कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड बोलता है उस केस में आपका इक्विवेलेंट सिंगल बिट कितना होगा, 2p के इक्वल होगा, राइट। लेकिन अगर वो बोलता है कि d/2 और 2s के बीच में आप निकालिए तो उसको बाय आप ग्राफिकली देखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट था कि बियॉन्ड डेप्थ अगर 2s है उस केस में आपका इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड होगा वो 2p के इक्वल होगा। और अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर d/2 से ज़्यादा और 2s से अगर कम डेप्थ पे बात करते हैं तो उसको हम बाय ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो बाय ग्राफिकली आपके देखिए ये जो आपके बाई एक्सिस में है वो है लॉग के रूप में हम लोग इसको निकालते हैं, लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉग बेस 10 में जो है ESWL देखते हैं और इसको हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं बाय डेप्थ के अकॉर्डिंग, राइट। तो d/2 डेप्थ पे आपका कितना लोड होता है, p, ये d/2 डेप्थ पे कितना होता है p, देखिए d log d/2 जो पूरा ग्राफिकली कितना है p। देन उसके बाद अगर आप से बात करता है 2s, बियॉन्ड 2s के तो कितना होता है किलोमीटर 2p, देखिए log 2s तो बियॉन्ड कितना हो गया आपका 2p। अब अगर किसी z डेप्थ पे बोलता है जो कि हमारे d/2 और 2s के बीच में आता है तो उस केस में आपका log z जो हमारे डेप्थ पे बात करता है तो आपका जो कितना होता है log 10 pz, किसको क्या होता है यहाँ पे pz के इक्वल होता है। तो इसको आप बायोग्राफिकली कैसे फार्मूला बनाएंगे, log 10 2p को मतलब इसको आप इससे माइनस कीजिए तो log बेस 10 2p है माइनस log बेस 10 p अपान इसका जो हमारा डेप्थ कितनी है 2s माइनस d/2। तो एक बार इसको इससे माइनस किया और इस वाली वैल्यू को इससे माइनस किया, इक्वल करेंगे, एक बार इसको आप इससे फिर माइनस करेंगे तो मतलब एक बार 2p को आप p से फिर pz को p से माइनस करेंगे, सेम इधर भी वैसे ही आप माइनस करेंगे तो इससे आपका फार्मूला बन जाएगा। तो आप देखिए जस्ट इस बायोग्राफ को आप ध्यान से देखिए, बायोग्राफिकल आप डिस्कस करेंगे तो देखिए आपका फार्मूला ये निकल के आता है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फाइंड आउट करने का, log 10 2p, देखिए 2p माइनस log 10 p, वह 2p को माइनस किया आप 10p से अपान उसी की जो डेप्थ थी 2s माइनस 10 d/2, फिर एक बार फिर से pz माइनस लॉग बेस p अपान लॉग बेस 10z माइनस लॉग बेस d/2। तो ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। मतलब ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आपको याद करना नहीं है, सिर्फ आप वाई कर ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए और ग्राफ को समझ लीजिए कि उसने क्या किया फार्मूला में, एक बार इसको इससे माइनस किया अपान इसको इससे माइनस किया, राइट, फिर इक्वल किया, फिर एक बार इसको इससे माइनस किया और एक बार इसको इससे माइनस किया और बस आपका फार्मूला बन गया। तो सिंपल से आपको समझ में आ गया कि वो सिंपल से फार्मूला आ गया आपका, जो यहाँ पे आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पे जो डी है आपको पहले बता चुका, वो है आपका क्लियर गैप बिटवीन टायर, एस क्या है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर, राइट, और पी क्या है आपका लोड ऑन सिंगल व्हील, पी क्या है आपका लोड किसका है सिंगल व्हील का, सिंगल व्हील का, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बस सिंपल सा आपको बायोग्राफिकल फार्मूला था और आप बायोग्राफ कब सॉल्व करते हैं, जब आपको लोड निकालने की बात करता है d/2 और 2s के बीच की डेप्थ पे, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन अगर आप इसका एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल का और उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन सही से अगर वीडियो में शो नहीं हो रहा है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उसको भी आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, उसको आप देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33, राइट। 33 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आपसे कि कैलकुलेट ESWL, कैलकुलेट इक्वल
स्पे इक्वल इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ESWL कैलकुलेट इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर ए डुअल व्हील असेंबली, राइट, कोई दिक्कत नहीं। कैरिंग 2050 kg लोड ऑन ईच व्हील, तो ईच व्हील कितना लोड कैरी कर रहा है 2050 व्हील फॉर पेमेंट थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ठीक है, पे कितने 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 डेप्थ पे हमें बोल रहा है, कितने पेमेंट के थिकनेस पे हमें बोल रहा है कि हमें इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फाइंड आउट करना है। एक 5 सेंटीमीटर के डेप्थ पे फाइंड करना है और एक 15 सेंटीमीटर के डेप्थ में फाइंड करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इतने डेप्थ पे। अब दिया क्या है, विथ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर्स इज 30 सेंटीमीटर। तो हमें दिया है कि सेंटर से सेंटर स्पेसिंग कितनी है टायर के बीच की 30 सेंटीमीटर, मतलब एस की वैल्यू दे दी है। एंड क्लियर डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर का मतलब हमें स्मॉल डी की वैल्यू दे दी है, राइट। तो चलिए एस की वैल्यू दी है दोस्तों आपको 30 सेंटीमीटर और आपको स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है, स्मॉल डी की भी वैल्यू आपको दी है कितनी 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पी जो लोड दिया है वो कितना दिया है 2050 kg, राइट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और आपको जो बोला है कि इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालिए, एक 5 सेंटीमीटर के डेप्थ पे निकालिए जो पेमेंट की थिकनेस है और एक पेमेंट की थिकनेस 15 सेंटीमीटर की थिकनेस पे निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो पहला केस क्या था, पहला केस जो आपको ऑब्जर्व करना था कि अगर आपको पेमेंट की थिकनेस कितना d/2 डिस्टेंस अप टू d/2 डिस्टेंस पे निकालने को बोलता है, तो आपको जो ESWL होता है किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। देखते हैं क्या है उस केस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो स्मॉल d है, जो क्लियर डिस्टेंस है वो कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। अगर इसका d/2 करेंगे तो कितना कहलाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के अंदर का कोई लोड निकालने के लिए हमें बोला है, तो हाँ जरूर बोला है। ये बोला है आपको पेमेंट थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या आता है आपका d/2। डी कितना दिया है आपको 12, 12 का आधा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो मतलब 6 सेंटीमीटर के अंदर को निकालने को बोला है। ठीक है निकाल देंगे। अब निकालने में से कुछ निकालना ही नहीं है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि सीधे पता है हमें कि अगर अप टू d/2 डिस्टेंस पे, अप टू d/2 थिकनेस पे अगर हमें ESWL निकालने की बात बोलता है तो किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है। तो बस पहले केस में तो सॉल्व ही हो गया, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो गया कि पेमेंट थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारा ESWL किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। अब P की वैल्यू तो आपको दी ही है 2050 kg। तो लीजिए पहला पॉइंट तो क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया, पहला तो आंसर आ गया। फिर दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला 15 सेंटीमीटर में भी निकाल के दिखाइए। अब 15 सेंटीमीटर तो इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये d/2 से ज़्यादा है क्या, देख लेते हैं। d कितना है आपका, देखिए 12 सेंटीमीटर, d/2 कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर। बात पूछा है आपसे 15 सेंटीमीटर के बारे में, जाहिर से बात है d/2 से ज़्यादा है, तो पहला p के बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा कैसे देखते हैं, क्या 2s से ज़्यादा तो नहीं है, देख लेते हैं। 2s कितना है, s कितना है आपको 30 सेंटीमीटर, सेंटर सेंटर स्पेसिंग कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। 2s कितना होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा केस आ गया, थर्ड केस आ गया। थर्ड केस क्या बोलता है कि जब d/2 और 2s के बीच में हो। 2s तो आपका 60 सेंटीमीटर आ रहा है, 60 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा पूछा होता तो उस केस में हमारा ESWL कितना होता है 2p होता, मतलब 2050 को 2 से इंटू करा देते, वही हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसने क्या बोला 2s मतलब 60 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है, मतलब 2s और d/2 के बीच में वैल्यू आ रही है हमारी कौन सी 15 सेंटीमीटर की। तो उस केस में हमें बायोग्राफिकल जो हमने पढ़ा फार्मूला उस हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें फार्मूला आपने देख ही लिया, आपको याद करना नहीं, आपको पता है लॉग बेस्ड log 2p माइनस क्या करते हैं आप log p अपॉन log 2s माइनस क्या करते हैं आप log क्या करते हैं p, राइट। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ d/2 log 2p माइनस log p अपॉन log 2s माइनस log d/2 इज इक्वल टू log pz माइनस log p अपॉन log z माइनस log d/2। क्या है ग्राफिकल है, उसको उस बड़े वाले को सबसे छोटे वाले से माइनस कराया, फिर इस साइड भी एक्स एक्सिस में सेम वैसे माइनस कराया उसी की वैल्यू लेके। ऐसे हम लोग सेंटर वाले जिस जेड तत्व पे निकालना था उसको फिर से छोटे वाले से माइनस कराया, इसकी भी वैल्यू ले ली एक्स एक्सिस की। फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो कॉन्सेप्ट में वैल्यू रख दीजिए, लॉग के चक्कर में आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप पता चलेगा क्या फार्मूला है।
तो देखेंगे। तो आप अब उसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन क्या, देखिए पहला आपको बता ही दिया था मैंने, जैसे आपको एज इट इज कि आपकी जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू कितनी है आपको गिवन है, सिंगल व्हील लोड गिवन है आपको 2050 केजी, कोई डाउट नहीं है। डी आपको गैप, गैप जो है आपको क्लियर डिस्टेंस है दोनों टायर के बीच का, वो भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। एस सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग, उसने भी आपको गिवन दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो दो अलग अलग पेमेंट के थिकनेस पे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है ESWL, वो देख लेते हैं। एक बोला है आपको जो डेप्थ दिया है 5 सेंटीमीटर, उसको आपने Z1 मान लिया। दूसरी डेप्थ आपको दी है 15 सेंटीमीटर, उसको आपने Z2 मान लिया। इन दोनों पेमेंट के थिकनेस पे आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालना है। तो अब आपको समझ आएगा न्यूमेरिकल के बारे में, राइट। तो पहला केस तो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझा दिया, उसमें कुछ करना ही नहीं था। अब बताइए अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ऐसा ही केस दे दिया जिसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना, कोई फॉर्मूला ही प्रोवाइड नहीं करना, तो आप सिंपल से उसको बस आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप देखा और आपने को कॉन्सेप्ट पता, आपने टिक लगाया, आपको सॉल्व ही नहीं करना, आप चले आएंगे। समझे। पहला केस देखिए, पहला केस क्या बोल रहा है कि पहला केस होता है अप टू D/2। अब अप टू डी कितना है 12 सेंटीमीटर। पहला केस आपसे पूछा कितने में है 5 सेंटीमीटर। D/2 कितना कर किया तो अपने कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया कि 6 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर के अंदर ही आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। तो उस केस में जो आपका ESWL होता है किसके बराबर होता है, पी के बराबर। पी आपको दिया ही है तो वही आपका आंसर हो गया बस। तो पहला केस तो इजीली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बट अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा केस, तो दूसरी डेप्थ दी थी आपको कितनी दी थी दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो ये वाली रेंज हमारी D/2 से तो क्या रही ज़्यादा है और 2S से क्या है कम है। ये D/2 आपका है कितना 6 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको समझाया। आपको पूछा कितना है 15 सेंटीमीटर पे, और 2S तो हमारा कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता तो हमारा लोड कितना हो जाता 2P के बराबर हो जाता, लेकिन 60 सेंटीमीटर से कम है तो हमें भी बाय ग्राफिकली निकालना पड़ा, क्योंकि ये रेंज हमारी 6 से 60 के बीच में लाई कर रही है 15 सेंटीमीटर। तो आप समझ रहे होंगे। आपको बाय ग्राफिकली मैंने फार्मूला बताया ही है, log 10 2P माइनस log P अपॉन log 2S माइनस log D/2 इज इक्वल टू log PZ माइनस log P अपॉन log Z माइनस log D/2, राइट। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, log बेस 10 रखा आपने और 2P, 2 अब P की वैल्यू आपको पता है, माइनस log बेस 10 रखा, P की वैल्यू आपको पता है, अपॉन log 2S, log 2S की भी वैल्यू आपको पता है, D/2 उसकी भी वैल्यू पता है, इक्वल कर देंगे। इक्वल कर दिया आपने, log बेस 10 PZ, ये वैल्यू तो आपको यही तो आपको निकालना है कि इस समय ESWL कितना आएगा, तो ये आपको नहीं पता है, लेकिन log P की वैल्यू आपको फिर पता है, log Z की वैल्यू आपको वो भी पता है। Z कितना पूछा है आपको 15 सेंटीमीटर का पूछा है, राइट। D/2 वो भी पता है, मतलब सब वैल्यू पता है, सिर्फ एक वैल्यू अननोन है, बस सीधे वही वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका आंसर भी लास्ट में आपको बता दूं मैं, जैसे log बेस 10 PZ है, इक्वल कितना है आपका 3.43, तो आप इसको क्या करेंगे, log बेस को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो आपका 10 की पावर में आ जाएगा 3.43, ये सॉल्व होकर आएगा 2701 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और आपको कोई भी समझने में दिक्कत आई हो इस कॉन्सेप्ट में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया पैरामीटर। तो डिज़ाइन पैरामीटर, तो हमने जब डिज़ाइन पेमेंट में स्टार्ट किया तो फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी रिजिड एंड कंपोजिट, और डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम लोग ने अभी तक जो डिस्कस किया जितने पॉइंट में, इसमें हमने सभी को डिस्कस कर लिया डिज़ाइन पैरामीटर में। डिज़ाइन पैरामीटर में आपको स्टैंडर्ड एक्सेल लोड फाइंड पता होना चाहिए, राइट। उसका बाद रिजिडिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। उसका बाद इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिजिडिटी फैक्टर, ये दोनों टॉपिक हमारे डिज़ाइन पैरामीटर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस। फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को कैसे डिजाइन करते हैं, मतलब आपने पढ़ा फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, अब फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो थिकनेस है उसको आप कैसे डिजाइन करेंगे, तो उसके हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी मेथडों को डिस्कस करूंगा, सभी मेथड्स के न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। कई बार तो एग्जाम में डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो थिकनेस है, फ्लेक्सिबल पेमेंट थिकनेस है, उसके मेथड के नाम ही पूछ लेता है।
कि नाम ही बताइए, तो नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप सभी मेथड को डिस्कस करूँगा तो नाम तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट को जो थिकनेस को डिजाइन करते हैं उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। उनमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 नहीं रहेंगे, एक रहेगा, तो आपको बस टिक करके आ जाना है। तो वो मेथड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से सभी मेथड। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए बता दूँ कौन कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा अब पेमेंट डिजाइन ऑफ पेमेंट में हमारा अब चालू हो गया है। फ्लेक्सिबल को पहले हम लोग डिजाइन करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को डिजाइन करेंगे, उसके बाद देन हम डिजाइन करेंगे रिजिड पेमेंट की थिकनेस को। और यही हमारा चैप्टर में ओवरऑल है। तो ज़्यादा लेंदी चैप्टर ये है नहीं, हमारा मैक्स 2 दिन के अंदर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्निकल में, हम सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग। तो हम अब इसको अल्टरनेट लेके चलेंगे। मतलब अभी जैसे एग्ज़ाम हमारे पास 3 महीने में हमें कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसके पहले क्या कोशिश करेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स को 4 डेज़ एंड 3 डेज़ हम लोग वीक में लेके चलेंगे सर्वेइंग को। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड सर्वेइंग हमारी अल्टरनेट चलेंगी। 4 दिन आपको वीडियो अपलोड हो जाया करेंगी सॉइल मैकेनिक्स की, उसके बाद आपको 3 दिन वीडियो अपलोड हुआ करेंगी सर्वेइंग की। तो आपको दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, और जिससे आपको आपके एग्ज़ाम टाइम के पहले ही आपका टेक्निकल एक बार कंप्लीट हो जाए। तो जो भी दिक्कत होगी आप मेरे से डिस्कस करते हैं। अब हम लास्ट में जाते जाते इसके मेथड को डिस्कस कर सकते हैं कि डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट थिकनेस में हमारे कौन कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं जीआई मेथड। जीआई मतलब ग्रुप इंडेक्स मेथड। अच्छा, इस मेथड के बारे में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में ग्रुप इंडेक्स का सॉइल की जो हम लोग मैकेनिक्स में जो हम लोग टेस्ट करते हैं, तो ग्रुप इंडेक्स में सॉइल के क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में ब्रीफली। लेकिन एज अ हाईवे इंजीनियरिंग में कितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम लोग ग्रुप इंडेक्स मैथड को जरूर डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप इंडेक्स मेथड, फिर इसी में हमें पढ़ना है ट्राई एक्सियल मेथड, ठीक है। इसी में पढ़ना है सीबीआर मेथड। सीबीआर टेस्ट या सीबीआर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रुप इंडेक्स मेथड हो गया, सीबीआर मेथड हो गया, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, इसको भी पढ़ना है। ये हमारा यूज क्यों होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस निकालने के लिए। तो ये सीबीआर मेथड हो गया। इसके बाद हमारा आता है ट्राई एक्सियल मेथड, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे बर्मिस्टर मेथड, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्मिस्टर मेथड। तो बर्मिस्टर मेथड के बारे में, बर्मिस्टर मेथड में हमारा प्लेट लोड टेस्ट हो गया और व्हील लोड टेस्ट दोनों है, उनको भी डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद लास्ट है हमारा कि कम्युलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल का हमारा एक मेथड, जिसको हम लोग जनरली मॉडिफाइड सीबीआर मेथड भी बोलते हैं। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल पेमेंट की, जो आज के डेट में जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो डिज़ाइन होता है उसी की बेसिस पे हम लोग जनरली करते हैं। तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हमारे 5 मेथड है। इन मेथडों के आपको नाम भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से शेयर कीजिए। नेक्स्ट मेथड में हम लोग Change for good.